गाइस इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोपोजिशन के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, प्रोपोजिशन के बारे में। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो गाइस मेरा नाम है वाहिद और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रेड्स। वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल में। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं प्रोपोजिशन क्या होता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। गाइस हम जानते हैं प्रोपोजिशन को। प्रोपोजिशन क्या होता है? व्हाट इज प्रोपोजिशन? सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोपोजिशन क्या होता है। प्रोपोजिशन इज अ शॉर्ट word that is employed in sentence to show the relation noun, pronoun, or phrase have with other part within the respective sentence. यानी कि प्रोपोजिशन एक छोटा सा अल्फाज है किस्म का जो कि काम करता है किसी भी सेंटेंस के अंदर रिलेशनशिप को जाहिर करने का। प्रोपोजिशन का रिलेशनशिप नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ या फिर फ्रेज के साथ उस सेंटेंस के अंदर कैसा है। प्रोपोजिशन आर नॉर्मली फाउंड position in the later part of the sentence but before a noun or pronoun। यानी कि प्रपोजिशन की जो नॉर्मली जगह है, उसकी पोजीशन है, वो है आखिर में, सेंटेंस के आखिर में, लेकिन वो नाउन से और प्रोनाउन से पहले आता है। उसकी पोजीशन जो है वो सेंटेंस के आखिर में, लेकिन वो नाउन से और प्रोनाउन से पहले आता है। इसके बाद गाइस हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन है कि a proposition is a word of or groups of words used before a noun, pronoun, or noun phrase to show direction, time, place, location, status, relationship, or to introduce an object। यानी कि मैं आपको बताता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है। प्रोपोजिशन एक अल्फाज भी है या फिर उससे मिलकर दो या तीन अल्फाज बनते हैं प्रोपोजिशन से। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक मजमूआ है, अल्फाजों का ग्रुप ऑफ वर्ड है और वो नाउन से और प्रोनाउन से पहले आता है और वो नाउन फ्रेज को शो कराता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, टाइम कौन सा है, जगह कौन सी है, लोकेशन क्या है, या उसका जो है रिलेशन नाउन फ्रेज का कैसा है, और फिर इंट्रोड्यूस कराता है किसी ऑब्जेक्ट को जिस पर काम हो रहा हो सेंटेंस के अंदर, तो उसे हम प्रोपोजिशन कहेंगे। तो ये था गाइस हमारा इसका प्रोपोजिशन का कॉन्सेप्ट और इसकी डेफिनेशन। इसके बाद आ जाती है यूजेस ऑफ प्रोपोजिशन, यानी प्रोपोजिशन की यूजेस। Prepositions are seen to show some key characteristics and perform some vital functions when used in sentences। यानी कि preposition को हम ऐसे देख सकते हैं कि वो हमें शो करता है कुछ काम के कैरेक्टरिस्टिक और वो परफॉर्म करता है एक किस्म का असली फंक्शन किसी भी जुमले के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो हम आगे देखते हैं इसको। लुक let us look at the various uses to proposition in English। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इसके कुछ uses proposition की जो इंग्लिश के अंदर है वो हम आपको नीचे दिखाते हैं। They are used to show the direction of something। यानी कि proposition इस्तेमाल होता है किसी भी चीज की डायरेक्शन यानी कि राह दिखाने में। फिर दूसरा इसका कि they can refer to the time of something happening। यानी कि ये हमें बताता है कि किस कुछ भी चीज हो रही हो, कोई भी चीज हो रही हो, कोई वाकया हो रहा हो, तो उसका टाइम ही हमें बताता है। और उसके बाद है कि they can be used to denote the position or location of an adjective in the sentence। यानी कि हम प्रोपोजिशन को इस्तेमाल करके हम पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की एक सेंटेंस के अंदर क्या जगह है, क्या लोकेशन है, कहाँ पे वो पोजीशन है उसकी, वो कहाँ पे इस्तेमाल हो। इसके बाद है कि they are also used to represent spatial relation। यानी कि प्रोपोजिशन को हम
ایک سینٹینس کے اندر ایسے ہی استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں ریپرزینٹ کرے کہ وہ پروپوزیشن کی کیسا ریلیشن ہے اس کا نام کے ساتھ اور اس کے بعد پروناؤن کے ساتھ. پھر اس کے بعد ہے کہ پروپوزیشنل فریز ان پرٹیکولر you can be used to do all of these when used in sentences. یعنی propositional phrase کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں ان سب کے اندر اور اس سے ہم سینٹینس کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں. مطلب کہ جو propositional phrase ہے اسے ہم یہ جو میں نے آپ کو پارٹس بتائے ہیں ان کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پروپوزیشنل فریز کو ہم کسی بھی سینٹینس یا جملے کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے ٹائپس آف پروپوزیشن. یعنی پروپوزیشنز کی ٹائپ کیا ہے, کیا قسم ہے اس کی. Based on the different uses and functions of proposition, they can be divided into four main types. They are as follows. یعنی کہ ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ اس کے بہت سارے یوزز ہیں, مختلف قسموں کے یوزز ہیں اور اس کے فنکشن ہیں پروپوزیشن کے وہ ڈیوائڈڈ ہے مزید, مطلب ان کو ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے. چار اس کی مین ٹائپس ہیں, اس کے پارٹس ہیں جو کہ یہاں پہ نیچے لکھے ہوئے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. اس کی ٹائپس ہیں کہ پروپوزیشن آف time, proposition of place, proposition of direction, proposition of location, proposition of spatial relation, proposition phrase. یعنی کہ یہ جو proposition of time ہے, proposition of time میں یہ ہمیں بتایا کہ کوئی بھی واقعہ ہو رہا ہو کسی بھی ٹائم, تو اس میں ہمیں یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ کس ٹائم پہ ہو رہا ہے تو اسے ہم پروپوزیشن آف ٹائم کہیں گے. پروپوزیشن آف پلیس میں ہم کسی بھی چیز کے ہونے کو, مطلب کوئی بھی ایونٹ ہو رہا ہے تو وہ کس جگہ پہ ہو رہا ہے اس کا ہم پتہ لگا سکیں. پھر پروپوزیشن آف ڈائریکشن میں ہم اس کے ڈائریکشن کا پتہ لگا سکیں. پھر پروپوزیشن آف لوکیشن میں کہ ہم لوکیشن کا پتہ لگا سکیں کہ پروپوزیشن اگر سینٹینس کے اندر کہاں پہ لوکیٹ ہوئی ہے, کہاں پہ استعمال ہوئی ہے. پھر پروپوزیشن آف اسپائٹل ریلیشن میں ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ پروپوزیشن کی پروناؤن اور ناؤن کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہے. اور پھر پروپوزیشنل فریز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ان سارے پروپوزیشنز کے اندر اور اسے ہم ایک سینٹینس کے اندر بھی یوز کر سکتے ہیں. بھائی اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں پروپوزیشن آف ٹائم. ویسے میں نے آپ کو بتایا ہے ان کا, لیکن ابھی میں آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں کہ مطلب پروپوزیشنز آف ٹائم یوز ٹو شو وین سم تھنگ از ہیپننگ. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے کہ پروپوزیشن آف ٹائم میں ہم اسی لیے استعمال کرتے ہیں پروپوزیشن آف ٹائم کو کہ ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کب ہو رہی ہو تو اس کا ہم اندازہ لگا سکیں تو اسے ہم پروپوزیشن آف ٹائم کہیں گے. اس کے بعد گائیڈ آ جاتی ہیں اس کی ایگزامپل. اس کی ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وی ول بی میٹنگ آن فرائیڈے. یعنی کہ اس سینٹینس کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری میٹنگ ہے جمعے کے دن یعنی فرائیڈے کو. تو اس میں وہ ایکچوئل ٹائم بتا رہا ہے نا, اس سینٹینس کے اندر فرائیڈے کو بتا رہا ہے کہ ہماری میٹنگ ہے. اس میں مطلب ٹائم بتا رہا ہے کہ فرائیڈے کا ٹائم ہے, فرائیڈے کے دن ہماری میٹنگ ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ the supermarket will be closed from 9 PM to 9 AM. مطلب کہ جو سپر مارکیٹ ہے وہ بند رہتی ہے رات کے 9 بجے سے صبح کے 9 بجے تک. تو اس سینٹینس کے اندر بھی یہ بتا رہا ہے کہ رات کے 9 سے لے کے صبح کے 9, تو یہ ٹائم بتا رہا ہے سینٹینس میں بھی, تو یہ بھی پروپوزیشن آف ٹائم ہوگا. پھر اس کے بعد ہے کہ کین یو کم آفٹر سم ٹائم. یہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ کچھ ٹائم کے بعد آئیں گے. تو اس میں سم ٹائم یعنی کہ کچھ ٹائم کے بعد, یہ بھی ٹائم کا بتا رہا ہے کہ یعنی آپ کچھ عرصے کے بعد آئے ہیں تو یہ بھی پروپوزیشن آف ٹائم ہوگا. پھر اس کے بعد ہے کہ we have been asked to work from home until the end of May.
یعنی اس سینٹینس کے اندر کہہ رہا ہے کہ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ کام کریں ہم گھر سے ہی مئی کے آخر تک. تو اس سینٹینس کے اندر بھی اس نے بتایا ہے کہ ہم سے پوچھا گیا ہے کام کرنے کا گھر سے کب تک، مئی تک. مئی کا ان کو ٹائم دیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک پروپوزیشن آف ٹائم ہے. پروپوزیشنز آف پلیس آ جاتا ہے. اس کے بعد اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. پروپوزیشن آف پلیس انڈیکیٹ دا پلیس اور پوزیشن آف سم تھنگ. یعنی کہ پروپوزیشن آف پلیس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ انڈیکیٹ کرتا ہے، مطلب ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی جگہ کا یا کسی بھی پوزیشن کا. تو اس کی ہم ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہے کہ آئی کیپ دا بک آئی brought from you on table. یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو آپ سے بک لی تھی وہ میں نے رکھی تھی ٹیبل کے اوپر. یعنی یہ ایک پلیس کا بتا رہا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جس بھی سینٹینس کے اندر پوزیشن یا پلیس کا بتا رہا ہو وہ تو اس سے ہم پروپوزیشن آف پلیس سمجھ سکتے ہیں. تو یہ یہاں پہ ٹیبل کا بتا رہا ہے کہ میں نے ٹیبل پہ رکھی تھی. تو یہ بھی ایک پروپوزیشن آف پلیس ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ ہیری hid behind the door. یعنی کہ ہیری چھپا ہوا ہے ڈور کے پیچھے. تو اس سینٹینس میں یہ جو ڈور ہے مطلب اس کو بتا رہا ہے کہ وہ کہاں میں چھپا ہوا ہے. یہ جگہ بتا رہا ہے نا، پلیس بتا رہا ہے کہ وہ ڈور کے پیچھے چھپا ہوا ہے. پھر یہاں پہ ہے کہ the dog jumped over the fence. یعنی کہ ایک ڈوگی نے فینس کے اوپر سے جمپ لگایا. تو اس میں جو جگہ تھی وہ تھی فینس. یعنی فینس کے اوپر سے جمپ لگانا ایک ڈوگی کا. تو اس میں جو فینس تھا وہ بھی ایک پلیس ہے. تو یہ اسی لیے یہ پروپوزیشن آف پلیس کی ایگزامپل ہے. پروپوزیشن آف ڈائریکشن. Propositions of direction used to denote the direction in which something travel or move. یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ proposition of direction کو ہم استعمال کرتے ہیں کسی بھی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے. یعنی وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور اس نے کس ڈائریکشن میں چلا ہے یا اس نے کس ڈائریکشن میں موو کیا ہے. تو اس کی ہم ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اس کی ایگزامپلز ہیں کہ the girl ran towards her father the moment she saw him. یعنی کہ وہ لڑکی اپنے ابو کی طرف بھاگی کہ جس لمحے میں اس نے اپنے ابو کو دیکھا. تو یہاں پہ یہ ایک قسم کی ڈائریکشن بتا رہا ہے کہ اپنے ابو کی طرف وہ لڑکی بھاگی towards. تو یہ ایک پروپوزیشن آف ڈائریکشن کا ایگزامپل ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ جیری جمپ انٹو دی ریور ٹو ہیلپ ہز سسٹر. یعنی کہ جیری کودا ایک سمندر کو سمجھ سکتے ہیں آپ اسے یا پھر ایک تالاب سمجھ سکتے ہیں، دریا سمجھ سکتے ہیں، ایک دریا کے اندر اپنی بہن کی مدد کرنے کے لیے. تو اس میں بھی ایک ڈائریکشن بتائی جا رہی ہے کہ جیری تالاب میں کودا تالاب میں. تو یہ مطلب ایک پروپوزیشن آف ڈائریکشن کا ایگزامپل ہے. پھر ہے بینا پاس دا بک ٹو پریا. یعنی کہ بینا کے پاس جو بک تھی وہ اس نے پریا کو پاس کر دی. مطلب پہلے بینا کے پاس پھر اس نے اپنی پریا کو دے دی. تو یہ ہو گئی ڈائریکشن. مطلب بینا نے پاس کی، بینا کے پاس تھی تو پھر اس نے ڈائریکشن میں مطلب پاس موو ہوئی، بینا کے پاس موو ہوئی پریا کی طرف. تو یہ بھی ایک پروپوزیشن آف ڈائریکشن کا ایگزامپل ہے. پوزیشنز آف لوکیشن. Proposition of location employed to denote the location of particular noun. یعنی کہ proposition of location کو ہم استعمال کرتے ہیں معلوم کرنے کے لیے، پتہ لگانے کے لیے لوکیشن کسی بھی ایک پرٹیکولر چیز کی. وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. تو اس کے ہم پھر مثالیں دیکھ لیتے ہیں، ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ Kenny would be staying at his cousin's place for the weekend. یعنی کہ کینی کھڑا ہو رہا ہے اپنے کزن کی جگہ پہ اس ویکینڈ کو. اس
सेंटेंस में एक, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लोकेशन होगी, कैनी अपने कजन की जगह ले रहा है इस हफ्ते। तो ये इसमें एक पर्टिकुलर है, ऑब्जेक्ट है कि कैनी का जगह लेना उसके कजन को। तो ये मतलब हो गया प्रोपोजिशन ऑफ लोकेशन के अंदर आ गया। तो ये प्रोपोजिशन ऑफ लोकेशन का सेंटेंस है। फिर इसके बाद है मेक श्योर यू कीप ऑल टॉय बैक इन इट्स प्लेस आफ्टर यू प्ले। ये कह रहा है कि आप ख्याल कीजिएगा कि आपने सारे खिलौने खेलने के बाद अपनी जगह पर रख लिए हों। तो इस सेंटेंस में अंदर ये लोकेशन बता रहा है कि जहाँ से आपने खिलौने उठाए थे, आप ख्याल कीजिएगा कि आपने वो खिलौने खेलने के बाद उसी जगह पे रख दिए हों। फिर इसके बाद ये भी है, इसमें भी एक जगह बताई गई है, एक खिलौने पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है, उनको उस जगह से उठा के खेल के वहीं पे रखना। तो ये भी प्रोपोजिशन ऑफ लोकेशन में आ गया। फिर है कि आई lay on the floor for a really long time, यानी कि मैं एक जमीन पर, आप समझ सकते हैं, जमीन पर फ्लोर पर लेटा हुआ हूँ बहुत ज्यादा अरसे से। तो इस सेंटेंस के अंदर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है मैं खुद, कि मैं फ्लोर पे लेटा हुआ हूँ। फ्लोर एक लोकेशन है, एक जगह, मतलब लोकेशन है जहाँ पे मैं लेटा हूँ। तो ये भी एक प्रोपोजिशन ऑफ लोकेशंस की एग्जांपल है। प्रोपोजिशंस ऑफ स्पाइरल रिलेशनशिप। Propositions of spiral relationship used to denote an object's movement away from the source and towards the source। यानी कि proposition of spiral को हम इस्तेमाल करते हैं कि हम पता लगा सकें कि एक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट जो है एक सोर्स से दूर जाने में और एक सोर्स के पास जाने में क्या है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, इसकी मिसाल के साथ, इसकी एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सारा सिट बीनीथ द ट्री, यानी कि सारा जो है वो ट्री के पास बैठी हुई है। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट किसी भी सोर्स के पास, यानी कि यहाँ पे सारा जो है वो ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे सोर्स जो है वो ट्री है। तो यहाँ पे सारा बैठ रही है एक ट्री के पास जाके। तो ये एक प्रोपोजिशन ऑफ स्पाइरल रिलेशनशिप हो गया कि यहाँ पे यानी सारा और ट्री दरख्त के दरमियान एक रिलेशनशिप पैदा हो रहा है। इसके बाद है कि आजाद सिट बिसाइड द स्टेयर्स, यानी कि आजाद सीढ़ियों के पास बैठा हुआ है। तो इस सेंटेंस में आजाद का और स्टेयर्स का, यानी कि आजाद और सीढ़ियों के बीच में एक रिलेशनशिप पैदा हो रहा है। तो ये भी एक प्रोपोजिशन ऑफ स्पाइरल रिलेशनशिप की एग्जांपल है। फिर इसके बाद है कि वी स्पेंड द इवनिंग वॉकिंग अराउंड द लेक, यानी कि हम अपनी शाम को गुजारते हैं कि हम एक सहरा के पास चले जाते हैं, एक दरिया के पास चले जाते हैं, वहां पर घूमकर हम अपनी शाम को गुजारते हैं। तो यहाँ पे जो है कि वो हमारा और लैक का, यानी कि जहाँ पे हम जाते सहरा के पास या दरिया के पास, तो यहाँ पे हमारा और लैक का एक रिलेशनशिप पैदा हो रहा है। तो इसीलिए ये भी एक प्रोपोजिशन ऑफ स्पाइरल रिलेशनशिप की एग्जांपल है। प्रोपोजिशनल फ्रेज। Propositional phrase, a combination of a proposition and a noun, the object it is affecting। यानी कि propositional phrase को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये combine हुआ है proposition से और एक noun से, जो कि किसी भी object पे affect करता है, मतलब उसे affect करता है। तो वो उसे हम समझेंगे propositional phrase। इसकी हम फिर इसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं, मिसाल है see to it that you reach the value on time, यानी कि आप इसे अगर देख कर चलें तो आप टाइम के मुताबिक उस जगह पर पहुंच जाएंगे आप जहां जाना चाहते हैं। तो इस सेंटेंस में जैसे कि बताया हुआ था उसमें प्रोपोजिशनल फ्रेज के अंदर की एक कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पे प्रोपोजिशन इस्तेमाल हुआ है देखना, यानी कि सी। फिर यहाँ पे जो एक
नाउन है वो है आप यानी कि यू। फिर जो इस पे अफेक्ट हो रहा है वो टाइम अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि उसको बताया जा रहा है कि हमने टाइम पर ही वहां पे पहुंचना है। तो इसीलिए ये जो नाउन है यू, इसको ऑब्जेक्ट पर ये इफेक्ट हो रहा है यानी कि टाइम पर। फिर इसके बाद है द मेडिसिन यू आस्क फॉर आर आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि मेडिसिन दवाइयाँ जो आपने मंगवाई थी या आप चाहते थे वो खत्म हो चुकी हैं। तो इसमें जो है वो है मेडिसिन का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, तो वो प्रोपोजिशन है। और उसके बाद यहाँ पे नाउन है यू यानी कि आप। फिर इसमें आउट ऑफ स्टॉक यानी कि खत्म होना, ये एक नाउन जो है या आप वो अफेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ स्टॉक पे यानी खत्म होने पे, एक एडजेक्टिव अफेक्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद है व्हाई डोंट बी ट्राइंग टेकिंग क्लास आउटसाइड ऑफ द चेन, यानी कि हम क्यों नहीं क्लास को ले लेते बाहर और चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज ले लेते हैं। तो इसके अंदर जो है बी एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और उसमें बाय एक प्रोपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ। और चेंज करना ये एक इसने अफेक्ट किया है, यानी क्लास जो है इसमें वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे ये जो हम लोग हैं यानी कि बी है वो चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो यानी कि क्लासरूम को ऑब्जेक्ट को हम अफेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो ये था प्रोपोजिशनल फ्रेज। एग्जांपल्स ऑफ प्रोपोजिशंस यूज्ड इन सेंटेंसेस, यानी कि वो मिसालें हैं प्रोपोजिशन की जो कि जुमलों के अंदर इस्तेमाल हुई है। टू नो हाउ एक्सटेंडली प्रोपोजिशन कैन बी यूज्ड इन सेंटेंसेस, चेक आउट फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि ये कह रहा है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रोपोजिशन कैसे इस्तेमाल हुआ है इन जुमलों के अंदर, तो आइए हम आपको बताते हैं सेंटेंस में चलकर। तो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। आई विल बी गोइंग टू चर्च इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं चर्च जाऊंगा सुबह के टाइम। तो इस सेंटेंस के अंदर मेरा चर्च जाना वो भी सुबह को, ये एक प्रोपोजिशन को जाहिर करना है किसी भी सेंटेंस के अंदर कि एग्जैक्टली मैं कब जाऊंगा, मॉर्निंग यानी कि सुबह को। तो ये एक प्रोपोजिशन है जो कि एक सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है कि मैं एग्जैक्टली कब जाऊंगा, मैं चर्च जाऊंगा सुबह के टाइम। तो ये प्रोपोजिशन है यहाँ पे मॉर्निंग के एग्जैक्ट बताना कि कब जा रहा है। शी प्लेस द प्लेट ऑन द डाइनिंग टेबल, शी प्लेस द प्लेट ऑन द डाइनिंग टेबल, यानी कि उसने प्लेटें रखी खाने के टेबल के ऊपर। तो इस सेंटेंस के अंदर प्रोपोजिशन इस्तेमाल हुआ है कि जहां पे उसने एग्जैक्टली लेके रखी, यानी कि डाइनिंग टेबल एक प्रोपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस के अंदर। तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि जगह पे एग्जैक्टली कोई भी चीज रखी जाए, जहाँ पे एग्जैक्टली जाना हो, जिस टाइम जाना हो, तो उसे हम प्रोपोजिशन इस्तेमाल करें समझेंगे। तो इसमें ये डाइनिंग टेबल जो है वो एक प्रोपोजिशन है। फिर इसके बाद है कि बस्कर फाउंड की हाइडिंग अंडर द बेड, यानी कि बस्कर ने एक बिल्ली ढूंढी है जो कि बेड के नीचे छुप रही थी। तो इस सेंटेंस के अंदर जो है वो बेड वो एक प्रोपोजिशन है कि यानी कि एक एग्जैक्ट जगह है जहां पर बिल्ली छुप रही थी, वो क्या है, बेड के नीचे, यानी कि बेड इसमें प्रोपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हुआ सेंटेंस में। फिर इसके बाद है आई लव सिटिंग ऑन द बेंच एट नाइट, यानी कि मुझे बेंच पर बैठना पसंद है रात को। तो इसमें जो है वो एक एग्जैक्ट चीज का हमें बताया गया है, यानी कि बेंच का, और ये भी बताया गया है कब। ये तो इसमें जो होगा वो बेंच
اور नाइट जो होगा वो प्रपोजिशंस होंगे कि वो एक ही सेंटेंस के अंदर दो प्रपोजिशन इस्तेमाल हुए। एक बेंच पर मुझे कहाँ पर बैठना पसंद है, एग्जैक्टली मुझे बेंच पर बैठना पसंद है, और वो कब पसंद है, वो भी रात को, मतलब टाइम भी इसमें इस्तेमाल हुआ, जगह भी इस्तेमाल हुई। तो ये यहाँ बेंच और नाइट ये प्रपोजिशन है सेंटेंस के अंदर। इसके बाद है कि माय ब्रदर क्लाइंब ऑन टू द रूफ, यानी कि मेरा भाई छत पर चढ़ गया। तो इस सेंटेंस के अंदर जो है मेरे भाई का चढ़ना कहाँ पर है, छत के ऊपर है, यानी कि एग्जैक्टली वो कौन सी प्लेस है जहाँ पर वो चढ़ रहा है, कौन सी जगह है, रूफ है यानी छत है जहाँ पर वो चढ़ रहा है। तो इसमें कि रूफ प्रोपोजिशन होगा यानी छत जहाँ पर वो एग्जैक्टली चढ़ रहा है। उसके बाद है कि इट फील्स ग्रेट टू सिट बीनीथ द ट्रीज एंड रीड, यानी कि ये बहुत अच्छी फीलिंग देता है कि जब कोई जाकर दरख्त के नीचे बैठे और वहां पर जाके वो पढ़े। तो इस सेंटेंस के अंदर वो बता रहा है कि एग्जैक्टली कहाँ पर हमें बैठना है, ट्री के नीचे ना, ट्री के नीचे बैठना है। तो ये ट्री भी इसमें होगा प्रीपोजिशन, और हमें क्या करना है एग्जैक्टली, हमें वहां पर जाके बैठ के पढ़ना है। तो इसमें जो होगा इसमें भी दो प्रोपोजिशन होंगे, एक ट्री होगा और उसके बाद एक होगा रीड। तो ये थी इसकी प्रोपोजिशन की एग्जांपल जो सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुई। गाइस ये था हमारा आज वीडियो का टॉपिक प्रोपोजिशन जो हमने कवर कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करें, हम इंशाल्लाह आपको दोबारा समझाएंगे। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और अगर आप किसी और चीज़ पर चाहते हैं वीडियो हम बनाएं तो वो भी हमें कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस टॉपिक समझ में आया होगा। हमने अपना 100% दिया, हमने अपनी पूरी कोशिश की है, डिटेल हमने प्रोपोजिशन को एक्सप्लेन किया। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।